सेमी हेवी वाटर ठंडी जगहों पर ज्यादा आसानी से बनता है, तो सन के पास के इलाकों के मुकाबले में वो सोलर सिस्टम के बाहरी छोर पर ज्यादा होता है। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, ये इस खोज में बहुत अहमियत रखता है कि हमारे सोलर सिस्टम में पानी कहां बना था। हम हेवी वाटर की क्वांटिटी से पता लगा सकते हैं कि वो पानी कहां और कैसे बना था। सन 1986 में साइंटिस्ट्स को पहली बार कॉमेट्री वाटर की केमिस्ट्री को टेस्ट करने का मौका मिला, जब हेलीज कॉमेट ने एक बार फिर से रात के आसमान में वापसी की। एस्ट्रोनॉमर्स सेमी हेवी वाटर के सिग्नेचर को ढूंढने लगे, पर जो रिजल्ट सामने आया उसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने पहली बार उस वाटर का वजन किया और पता चला कि वो अर्थ के वाटर से दुगना हैवी है। कॉमेट हिएकटाके और हेल बॉब 1990s में पास से गुजरे। ये हाल ही में देखे गए कॉमेट्स उन कॉमेट्स जितने ही पुराने हैं जो लेट हेवी बम्बार्डमेंट के दौरान अर्थ पर गिरे थे। पर पता चला कि हिएकटाके और हेल बॉब में अर्थ के ओशन से कहीं ज्यादा सेमी हेवी वाटर है। साइंटिस्ट्स परेशान हो गए क्योंकि जितना पानी अर्थ पर मौजूद ओशंस में है, वो सिर्फ कॉमेट्स से नहीं आ सकता था। सन 2014 में रोसेटा स्पेस प्रोब ने पास से गुजर रहे एक कॉमेट को मेजर किया और रिजल्ट्स ने बात ही खत्म कर दी। उसमें अर्थ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सेमी हेवी वाटर कंटेंट था। जब हमने अर्थ के ओशंस और एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को कॉमेट्स की केमिस्ट्री से मैच किया तो वो बहुत ही अलग था। जब हम उन कॉमेट्स को बनाने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर के हाइड्रोजन के फ्लेवर को देखते हैं, जिन्हें हमने अभी तक मेजर नहीं किया है, तो वो उस वाटर के फ्लेवर से नहीं मिलता है जो वाटर हमारे प्लेनेट पर पाया जाता है। मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अर्थ का सारा पानी कॉमेट्स नहीं ला सकते थे। तो अगर ये काम डर्टी स्नोबॉल्स का नहीं था तो फिर किसका था? एक अजीब सा कैंडिडेट सामने आने लगा। सन 2011 में डॉन स्पेस प्रोब जायंट एस्ट्रॉयड वेस्टा के पास से गुजरा। हम सोचा करते थे कि वेस्टा जैसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सूखे होते हैं, पर ऑब्जर्वेशन टीम को उसकी सतह पर पानी होने का सुराग दिखाई दिया और वेस्टा का पानी अर्थ के ओशंस के साथ केमिकली परफेक्टली मैच कर गया। वो बिल्कुल उस तरह का ही था जैसा अर्थ पर पाया जाता है। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अर्थ पर वाटर पहुंचाने का काम उस तरह के एस्ट्रॉइड्स ने किया होगा। साइंटिस्ट ने अपना फोकस कॉमेट से एस्ट्रॉइड्स पर शिफ्ट कर दिया, पर ये सूखे से दिखने वाले रॉक्स अर्थ के ओशंस को पानी से कैसे भर सकते थे? इसका जवाब एक ऐसे प्लेनेट के अवशेष में हो सकता है जो कभी बन नहीं सका। हमारे सोलर सिस्टम में 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। लेकिन वहां पर 5 होने चाहिए थे। करोड़ों साल पहले हमारे पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बन रहे थे, पर मार्स और जुपिटर के बीच एक एरिया था जहां पर जुपिटर की ग्रेविटी वहां बन रही हर चीज को खींचकर अलग कर देती थी। आज ये ग्रेविटेशनल जंग का मैदान उस रॉकी प्लैनेट के बिखरे हुए अवशेषों से भरा है जो उस वक्त बन नहीं पाया था। उसके मलबे ने सन के इर्द गिर्द एक बड़ा बैंड बना रखा है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर मौजूद रॉक्स के साइज की रेंज रेत के एक कण से लेकर कई 100 किलोमीटर चौड़ी विशाल चट्टानों तक है। जब मैंने एस्ट्रोनॉमी पढ़नी शुरू की, हम उन्हें रॉक्स, ड्राई रॉक्स कहते थे। अब हमें पता चला कि कुछ बड़े एस्टेरॉइड्स में बहुत सारा पानी, यहाँ तक कि लिक्विड वाटर भी हो सकता है। एस्ट्रॉयड वाटर से जुड़ी हमारी जानकारी के पीछे मीटियोराइट्स की स्टडी है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से आए वो छोटे टुकड़े हैं जो कभी कभी अर्थ पर गिरते हैं। मेरे पास मीटियोराइट का एक सैंपल है जिसे कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट कहते हैं, और ये दिखने में और छूने में सूखा लगता है।
पर मैं आपको बता सकता हूं कि इसका लगभग 20% वेट वाटर है। यहां तक कि पीसने के बाद भी इसमें छुपा मॉइस्चर रिलीज नहीं होता है, क्योंकि वो वाटर उन मिनरल से केमिकली जुड़ा है जिनसे रॉक बनी है। अब सबसे पहले हम इस बर्नर को जला लेते हैं। हीट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स अपने केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर वेपर बनकर बाहर आते हैं। ये देखिए कितना पानी आ रहा है ऊपर। मीटियोराइट के इस छोटे से सैंपल से इतना सारा पानी निकल रहा है, तो ये एक पुख्ता सबूत है इस बात का कि एस्टेरॉइड्स के इंपैक्ट से अर्थ पर कितना वाटर डिलीवर किया जा सकता है। 400 करोड़ साल पहले लेट हैवी बम्बार्डमेंट के दौरान अर्थ के साथ अनगिनत एस्टेरॉइड्स टकरा रहे थे। हर टक्कर से इतनी ज्यादा हीट निकली कि एस्टेरॉइड के अंदर फंसा वाटर रिलीज हो गया। उसके बाद वाटर वेपर बारिश बनकर फिर से जमीन पर गिरा, और वही वाटर आज भी हम देखते हैं अपने ओशंस, अपनी रिवर्स, और यहां तक कि अपने कॉफी कप्स में भी। जब हम अर्थ के पानी में ड्यूटेरियम के फिंगरप्रिंट्स को देखते हैं, वो कॉमेट्स के मुकाबले मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स से ज्यादा अच्छे से मैच होता है। तो हाँ, बेशक थोड़ा सा पानी कॉमेट से आया था, पर वो ज्यादातर पानी जो आपकी बॉडी में अभी है, हो सकता है वो एस्टेरॉइड बेल्ट से आया हो। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि वाटर से भरे एस्टेरॉइड्स ने अर्थ की ओशंस की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, पर एक कमाल की नई जियोलॉजिकल डिस्कवरी से पता चला है कि ये टक्करें कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अर्थ की सतह पर हद से ज्यादा पानी है। पैसिफिक ओशन का जो एरिया है वो अर्थ की सतह का लगभग आधा एरिया है। उसमें करोड़ों क्यूबिक माइल्स पानी है, और फिर भी मैं आपको बताऊं, अर्थ का सारा पानी वहां नहीं है। बहुत सा पानी सतह के नीचे है। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को एक चौंका देने वाली बात पता चली है। अर्थ के क्रस्ट की गहराई में गर्म रॉक की एक लेयर है जिसमें बहुत सारा पानी है। साइस्मोलॉजिस्ट्स को यह बात अर्थक्वेक्स के रंबल्स की एनालिसिस के दौरान पता चली। जब बड़ा अर्थक्वेक आता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स प्लैनेट की दूसरी साइड के क्रस्ट को हिट करने से पहले अर्थ के इंटीरियर की अलग अलग लेयर्स में से गुजरती है। इन लॉन्ग रेंज रंबल्स की स्टडी से पता चला है कि जब साउंड वेव्स क्रस्ट में 480 किलोमीटर नीचे रॉक की एक सुलगती हुई लेयर तक पहुंचती है, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। और हमें मालूम है कि रॉक में से गुजर रही साउंड वेव को सिर्फ एक चीज धीमा कर सकती है, पानी। वो समंदर के पानी जैसा नहीं है। वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो मिनरल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स से जुड़े हैं। पर अगर आप उस सारे पानी को साथ में मिला दें तो वो उस पानी से भी ज्यादा हो जाएगा जितना पानी कुल मिलाकर अर्थ के सारे समंदर में है। ये इतना सारा अंडरग्राउंड वाटर सच में एक पजल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स अर्थ के क्रस्ट में इतनी अंदर तक पहुंच पाते। वो पानी अर्थ के अंदर है। इतने सारे पानी को सतह के नीचे कई सौ किलोमीटर अंदर मैंटल में पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो पानी वहां है, जो हमें मिला है, वो वहां तभी आ गया था जब अर्थ बन रहा था। जिस वक्त अर्थ बना उस वक्त मिक्स में बहुत सारा पानी भी रहा होगा। पर इस छोटे से फैक्ट का मतलब यह है कि अभी तक हम अपने प्लैनेट के जन्म के बारे में जो भी जानते हैं वो गलत है। सन की गर्मी अर्थ की सतह पर सबसे गर्म जगहों से पानी को इवेपोरेट करती है। यहां दूर दूर तक सैंड ड्यून्स हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। 500 करोड़ साल पहले वो ग्रेट कॉस्मिक डेजर्ट जो यंग सन और स्नो लाइन के बीच है, बिल्कुल सूखा था। तो फिर इस रॉकी और सूखी डस्ट से हमारे प्लेनेट का वेट इंटीरियर कैसे बन सकता था? हमें लगता है कि वो मटेरियल्स जो सोलर सिस्टम में बन रहे थे
वहाँ पर जहाँ पर आज अर्थ है वो उससे कहीं ज्यादा ड्राई है जितना अर्थ असल में है। तो हमें लगता है कि अर्थ में जो वाटर रिच मटेरियल आया वो कहीं और से आया होगा। ये सारा एक्स्ट्रा कॉस्मिक वाटर आया कहां से? कोई चीज उसे स्नो लाइन की वेट साइड से बल्क में लेकर आई होगी। इसका एक सुराग दूर के एक्सोप्लैनेट्स को देखकर मिलता है जिन्हें उनके पेरेंट प्लैनेट्स जिंदा उबाल देते हैं। हमने देखा कि बहुत से जुपिटर के साइज के प्लैनेट्स अपने स्टार के बहुत पास हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा पास, उससे भी ज्यादा जितना मर्क्यूरी सन के पास है। शुरू में ये स्टार ग्रेजिंग जायंट्स एक मिस्ट्री थे। ये स्नो लाइन के बर्फ से इतने दूर होने के बावजूद इतने बड़े कैसे हैं? इसका एक ही सॉल्यूशन है। ये प्लैनेट्स अपने स्टार्स से कहीं बहुत दूर बने होंगे और फिर बाद में पास आए होंगे। हम जानते हैं कि उस तरह के प्लैनेट्स वहां नहीं बन सकते थे, वो बहुत बड़े हैं। वो जरूर कहीं दूर बने होंगे और फिर आए होंगे, माइग्रेट हुए होंगे अपने स्टार की तरफ। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारा सोलर सिस्टम हमेशा से ही ऐसा था जैसा आज है, या हमारे प्लैनेट्स आगे या पीछे गए हैं। एक्सोप्लैनेट को देखने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बारे में एक नई थ्योरी पेश करनी पड़ी। उसे ग्रैंड टैग कहते हैं और इसमें जुपिटर अचानक अपना रास्ता बदलता है। एक टाइम था जब यंग सन के इर्द गिर्द डस्ट और गैस की डिस्क बहुत मोटी थी और वो ऑर्बिट में घूम रहे प्लैनेट्स को रोकती थी। ग्रैंड टैग मॉडल में जुपिटर स्नो लाइन की बाहरी वेट साइड पर बना था, पर फिर आसपास के मैटर से स्लो होने की वजह से उस गैस जायंट का ऑर्बिट चक्री की तरह घूमता हुआ सन के पास आ गया था। हमारे पास इस बात का ठोस सबूत है कि कभी जुपिटर वहां तक पहुंच गया था जहां अब मार्स का ऑर्बिट है। और जब जुपिटर पास आया तो वो स्नो लाइन की दूसरी तरफ से बहुत सारा पानी लेकर आया। इस दौरान वो मटेरियल जो सोलर सिस्टम में बहुत दूर था वो उस रीजन में आ गया जहां पर अर्थ बन रहा था। ऐसे में अर्थ के ड्राई मटेरियल में वाटर रिच मटेरियल के मिलने का चांस था। कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा स्नो प्लाव था। वो उस सारे मटेरियल को अंदर की तरफ ला रहा था। तो जिस वक्त अर्थ बन रहा था जुपिटर सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से से कुछ आइसी बॉडीज को वहां पर लेकर आया होगा जहां पर अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी, जहां पर अर्थ का बनना अभी बाकी था। जुपिटर का इनवर्ड स्पाइरल 10 लाख सालों बाद रुका जब सैटर्न बना। जब इन दो प्लैनेट्स की ग्रेविटी ने एक दूसरे पर असर डाला तो वो टैग बदलकर सन से दूर जाने लगे। जो पानी जुपिटर पीछे छोड़ गया उसने डस्ट के साथ मिलकर अर्थ और उसके आसपास के रॉकी प्लैनेट्स को बनाया। पर अर्थ के अंदर फंसा ये पानी शुरू के ओशंस में कैसे बदला? हो सकता है इसमें वोल्केनोज की अहम भूमिका रही हो। यंग अर्थ के बारे में सोचिए, वहां बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी थी। राख के बड़े क्लाउड्स थे और डस्ट नीचे गिर रही थी, पर उस सब में वाटर वेपर भी रहा होगा। वो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में कूल और कंडेंस हुआ होगा, उनसे हजारों या लाखों सालों के बाद बादल बने होंगे और फिर वो घड़ी आई होगी जब एटमॉस्फेयर में इतना पानी हो गया होगा कि बारिश हुई होगी। तो मतलब अर्थ पर पहली बारिश करोड़ों साल पहले हुई थी। वो वोल्केनिक वाटर बरसात बनकर अर्थ की सतह पर बरसा और पहली नदियां और समंदर बन गए। और ये अर्थ पर कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की बौछार होने से बहुत पहले की बात है। रॉक्स से मिले एविडेंस के बेस पर ऐसा लगता है कि वो लिक्विड वाटर हमारे प्लैनेट पर शुरू से था। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स अर्थ पर थोड़ा पानी लाए। पर अगर ग्रैंड टैग थ्योरी सही है तो जो भी वाटर हम आज अपने ओशंस में देखते हैं वो जुपिटर की देन है।
और अर्थ वो अकेला प्लेनेट नहीं है जिस पर जुपिटर ने वाटर पहुंचाया था। हो सकता है मार्स और वीनस दोनों पर कभी ओशंस रहे हों। अपने लिविंग ब्लू प्लेनेट को सही मायनों में सराहने के लिए हमें जानना होगा कि यहां पानी क्यों रहा जबकि हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स सूख गए। पानी हमारे प्लैनेट की जान है, पहचान है। वो वेपर बनकर आसमान में बादल भर देता है, लिक्विड बनकर हमारी जमीन को काटता और तराशता है। वो हर जिंदा चीज के हर एक सेल में है और स्पेस से देखने पर अर्थ के नीले ओशंस नजर आते हैं जबकि हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स बेरंग और बेजान हैं। दूसरे प्लैनेट्स को देखकर पता चलता है कि पानी के न होने पर किस तरह की तबाही होती है। पानी सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ के लिए ही जरूरी नहीं है। इससे एक खास मॉलिक्यूल के न होने से प्लैनेट का पूरा एवोल्यूशन पूरी तरह से बदल जाता है। सारे इनर प्लैनेट्स एक ही मटेरियल से बने हैं और इस बात का अच्छा सबूत मौजूद है कि कभी वीनस और मार्स पर भी ओशंस हुआ करते थे। मार्स पर कभी बहुत पानी हुआ करता था। पूरी सतह शानदार रिवर्स और स्ट्रीम बेड से ढकी हुई थी। अब वो खाली है, पर एक जमाना था जब वो बिल्कुल वैसे दिखते थे जैसे अर्थ पर हैं। हमारे पास इस बात का सबूत है कि जब वीनस यंग था तो उस पर पानी था। हालांकि हमने वीनस को उतना एक्सप्लोर नहीं किया है जितना कि मार्स को किया है। तो जो सबूत हमारे पास है उससे पता चलता है कि ये सभी प्लैनेट्स शुरुआत में वेट थे और एक वाटरी फेज से गुजरे थे। सीधी सी बात है, इन करोड़ों सालों में ऐसा कुछ हुआ था जिसने उन प्लैनेट्स से उनका पानी छीन लिया। तो हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स सूख क्यों गए? लगभग 450 करोड़ साल पहले मर्क्यूरी बना। ये हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में सन के सबसे पास है। यही सबसे छोटा भी है। वो छोटा मर्क्यूरी हमारे मून से बस जरा सा बड़ा है। और जब सतह पर पानी को पकड़ने की बात आती है तो साइज से फर्क पड़ता है। अगर वो प्लैनेट छोटा है, उसका पानी स्पेस में उड़ जाएगा क्योंकि उसके पास उसे पकड़े रखने के लिए ग्रेविटी नहीं है। उसके बाद अगला प्लैनेट है वीनस। अर्थ के साइज का वीनस अपने पानी को पकड़ कर रखता है, कम से कम कुछ देर के लिए। 400 करोड़ साल पहले वीनस और अर्थ ट्विंस जैसे दिखते थे। उन दोनों के पास लिक्विड वाटर ओशंस थे और वो दोनों मोटे एटमॉस्फेयर से ढके हुए थे। पर वीनस, जो सन के ज्यादा पास है, ज्यादा गर्म हो गया। उसके ओशंस इवेपोरेट हो गए जिससे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भर गए। वो एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, उससे वीनस और ज्यादा गर्म हो गया। वीनस एक बहुत खतरनाक साइकिल में फंस गया था। रॉक्स में से पानी बाहर आ गया। मिनरल्स इतने हाई टेम्परेचर तक बेक हो गए कि उन्होंने अपने वाटर वेपर रिलीज कर दिए। पानी के कंडेंस होने की कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत गर्मी थी, इसलिए बारिश नहीं हुई और फिर पानी एटमॉस्फेयर में ऊपर और ऊपर जाता रहा और आखिर में गायब हो गया। और अब वीनस किसी नरक से कम नहीं है जो एक मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे जल रहा है। सभी रॉकी प्लैनेट्स में मार्स सन से सबसे दूर है। कभी इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1.6 किलोमीटर गहरे ओशन से ढका हुआ था, पर वो गर्मी या ग्रेविटी की कमी नहीं थी जिससे मार्स ने अपना सारा लिक्विड वाटर खो दिया। मार्स के ओशंस को रेडिएशन ने छीन लिया। मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है उन सोलर विंड्स, उन सब एटॉमिक पार्टिकल से बचने के लिए जो सन से आते हैं। अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके स्पिनिंग मोल्टन आयन कोर से जनरेट होती है। ये फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को सोलर विंड से बचाती है। मार्स अर्थ से छोटा है, इसलिए उसका कोर ठंडा हो गया।
जिससे उनकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और उसके एटमॉस्फेयर को सोलर रेडिएशन के हमलों से बचाने वाला कोई नहीं बचा। मार्स के पानी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आने वाली रेडिएशन ने ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन को स्प्लिट कर दिया और हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है तो वो स्पेस में चली गई। उसके बाद मार्स पर रह गई बहुत सारी ऑक्सीजन। इसलिए हम मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि वो बहुत रस्टी है और वो सारी ऑक्सीजन जो पानी में हुआ करती थी अब पत्थरों में है। मार्स के ओशंस इवेपोरेट हो गए और पीछे छूट गए बर्फ के निशान और लैंडस्केप पर लाल रंग के धब्बे। चार रॉकी प्लैनेट जो एक ही टाइम में एक जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स से बने थे, पर उनमें से सिर्फ एक लकी रहा। पानी अर्थ पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए एक परफेक्ट सॉल्वेंट है, लाइफ की मशीनरी को चलाने वाला है और कोई भी पानी के बिना नहीं जी सकता है। पानी अर्थ की जियोलॉजी को चलाता है, मौसमों को चलाता है, बायोलॉजी को चलाता है, इसलिए इसे बेहद स्पेशल सब्सटेंस कहना सही होगा। 1400 करोड़ साल और बहुत अच्छी किस्मत चाहिए थी अर्थ पर पानी होने और इतनी देर तक टिके रहने के लिए ताकि हम इवॉल्व हो सके। हम अपने शुरू के ओशंस को जितना समझ पाएंगे उतना ही ज्यादा जान पाएंगे कि यूनिवर्स में वो और कौन सी दुनियाएं हैं जिनकी किस्मत अर्थ की तरह अच्छी थी। हमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स का पता चल चुका है जिन पर लिक्विड वाटर हो सकता है। अभी पक्का पता नहीं है पर पता लगा लेंगे। मुझे लगता है अगले कुछ डेकेड्स में पता चल जाएगा। हम ऐसे प्लैनेट्स को पहचान पाएंगे और कह सकेंगे हाँ, उस प्लैनेट की सतह पर लिक्विड वाटर है। वो ऐसा वक्त होगा जब यूनिवर्स बदलेगा और हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे और भी भाई बहन हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी में।